fiber optics and this is the last chapter of second semester physics 2. ओके, तो फाइबर ऑप्टिक्स आज स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा उसका इंट्रोडक्शन पढ़ लेंगे. इंट्रोडक्शन में व्हाट डू यू मीन बाय फाइबर ऑप्टिक्स, किस प्रिंसिपल पे वो काम करता है, या फिर फाइबर ऑप्टिक्स का एप्लीकेशन है तो वो मेनली किस चीज़ के लिए यूज हो रहा है. और फाइबर ऑप्टिक्स इज अ टॉपिक ऑफ मॉडर्न साइंस. ओके, जैसे लेजर हो गया, जैसे अपना फाइबर ऑप्टिक्स है, दूसरा है इंटीग्रेटेड सर्किट्स. ये सब क्या है, रिवॉल्यूशनरी मीन्स मॉडर्न साइंस का पार्ट है, मॉडर्न फिजिक्स का पार्ट है. तो फाइबर ऑप्टिक्स का क्या है कि फाइबर ऑप्टिक्स में मेनली हम क्या करते हैं कि इसको फाइबर का मतलब क्या होता है, रेशा. ठीक है, मीन्स बहुत पतला, थीन. ठीक है, तो आज इसको हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं फाइबर ऑप्टिक्स को. तो फाइबर ऑप्टिक्स क्या करते हैं, फाइबर ऑप्टिक्स, फाइबर मीन्स क्या हो गया कि बहुत ही थिन हेयर लाइक स्ट्रक्चर ऑफ मेड अप ऑफ ग्लासेस और मेड अप ऑफ प्लास्टिक्स. दैट इज मीन्स ऑफ फाइबर. फाइबर का मतलब क्या हो गया, हेयर लाइक थिन स्ट्रक्चर्ड पाइप्स. ठीक है, उसमें क्या कर रहे हैं ऑप्टिक्स, जहां पे हम लाइट का यूज कर रहे हैं. वी यूजेस लाइट एज अ वे फॉर इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन. ओके, तो क्या है फाइबर ऑप्टिक्स में, फाइबर का मतलब हो गया हेयर लाइक स्ट्रक्चर, थिन स्ट्रक्चर, बहुत ही थिन. तो बंडल ऑफ फाइबर ऑप्टिक्स हम यूज करते हैं. बंडल ऑफ, ये किसका स्ट्रक्चर पाइप किसका होता है, मेड अप ऑफ ग्लासेस और प्लास्टिक्स और कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ. ओके, समझ में आया. तो फाइबर ऑप्टिक्स में फाइबर का मतलब क्या, हेयर लाइक थिन स्ट्रक्चर व्हिच इज मेड अप ऑफ आइदर ग्लास और प्लास्टिक और कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ दीज टूल्स. और ऑप्टिक्स जहां पे हम लाइट को यूज कर रहे हैं एज अ वे फॉर इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन. जैसे आप देखे होंगे कि टीवीज में जो सिग्नल आता है, टेलीफोन का सिग्नल आता है, उसके लिए हम जो यूज कर रहे हैं वो क्या करते हैं, ऑप्टिकल फाइबर्स को यूज करते हैं. ऑप्टिकल फाइबर्स को यूज करते हैं फॉर बेटर कम्युनिकेशन ऑफ लाइट. इसको क्यों यूज करते हैं, हम वैसे मोड ऑफ ट्रांसमिशन का यूज करते हैं जिसमें कॉस्ट कम पड़े, पहला. दूसरा है कि जो इंफॉर्मेशन है वो फास्टर ट्रेवल करे. तीसरा पॉइंट है कि मैक्सिमम स्टोरेज कैपेसिटी हो, मीन्स एक साथ मैक्सिमम नंबर ऑफ इंफॉर्मेशन या फिर वेव को कैरी कर सके. तो ये तीनों प्रॉपर्टीज को फाइबर ऑप्टिक्स फुलफिल कर रहा है. इसलिए हम क्या करते हैं कि मॉडर्न इंडिया में मॉडर्न टेक्नोलॉजी की तरह हम इसको फाइबर ऑप्टिक्स को यूज करते हैं. तो इसमें हम क्या कर रहे हैं कि इस केस में हम फाइबर ऑप्टिकल के थ्रू लाइट वेव को ट्रेवल करवाते हैं. अब लाइट वेव ट्रेवल कर रहे हैं इंफॉर्मेशन के साथ, मीन्स कैरियर वेव्स के साथ. आपको शायद पढ़ाया होंगे किसी चैप्टर में कि जहाँ पे हम कैरियर वेव्स को यूज करते हैं. वेव्स एंड ऑसिलेशन पढ़ाया होंगे, उसमें बताया होंगे कि वेव्स को कैरियर्स की तरह यूज करते हैं, कपलिंग करते हैं, फिर डीप कपलिंग कर लेते हैं. तो वैसे हम कैरियर्स वेव की तरह किसको यूज करते हैं, यहाँ पे लाइट सिग्नल्स को यूज करते हैं. और लाइट का क्या होता है, स्पीड क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है. लाइट का स्पीड कितना होता है, स्पीड ऑफ लाइट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. मीन्स इस स्पीड से हम वेव को भेज रहे हैं, लाइट वेव्स को भेज रहे हैं. तो अगर बहुत ज्यादा लोड है फिर भी क्या होगा, जो इंफॉर्मेशन जाएगा वो फास्टर होगा, फास्टर इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन. ओके, फास्टर इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन. दूसरा और क्या है कि लाइट जो वेव है वो बहुत, जो बैंड विड्थ है वो बहुत ज्यादा है. इसका लाइट का जो बैंड विड्थ है वो कितना है, लाइट हैज a bandwidth of
a band width of 10 GHz फ्रीक्वेंसी देखिए 10 GHz। तो इस बैंड विड्थ में इंफॉर्मेशन क्या हो रहा है, बहुत मेनी टाइम्स ग्रेटर देन द नॉर्मल कम्युनिकेशन या इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन सिस्टम। जो इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन सिस्टम यूज करते हैं उसकी कंपैरिजन में ये क्या है 100 टाइम्स ग्रेटर है, ठीक है, और फास्टर भी है। तो ये दो इसके प्रॉपर्टीज फुलफिल कर रहा है कि एक तो इंफॉर्मेशन जा रहा है तो बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन एक साथ कैरी कर रहा है, दूसरा है कि जो इंफॉर्मेशन ट्रेवल कर रहा है वो बहुत ही फास्ट रेट पे कर रहा है, ठीक है। तो ये दो प्रॉपर्टीज हो गया, मेन दो कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया फाइबर ऑप्टिक्स को यूज करने का। ठीक है, तो इसको हम किस किस में यूज करते हैं? Being used to transmit voice, it is used to दो इंफॉर्मेशन। पहला फाइबर ऑप्टिक्स क्या है, क्लियर है, फाइबर ऑप्टिक्स फाइबर किस लिए है और ऑप्टिक्स किस लिए, वो क्लियर है, इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं। इसमें दो चीज है कि क्यों हम यूज कर रहे हैं उसको, वो यूज इसलिए कर रहे हैं कि स्पीड ज्यादा है लाइट का, तो लाइट को वेव की तरह यूज कर रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं फास्टर इंफॉर्मेशन सप्लाई कर रहे हैं। दूसरा है कि लाइट है बैंडविड्थ ऑफ 10 GHz। बहुत ज्यादा बैंडविड्थ होने का मतलब क्या है कि ये जो इंफॉर्मेशन कैरी करेगा वो ज्यादा करेगा। It has large capacity to carry message and signals. Okay, message and signals, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है कि इसको किस किस के लिए यूज करते हैं, किस किस पर्पस के लिए यूज करते हैं। एक और चीज कि हम लोग जैसे कि टेली कम्युनिकेशन में यूज करते हैं, जैसे इट इज यूज फॉर वॉइस मैसेज ट्रांसमिशन, ठीक है। टेलीविजन डिजिटल डाटा सिग्नल्स, डिजिटल डाटा सिग्नल्स, ठीक है। ये जो क्या है कि इस चीज के लिए हम यूज कर रहे हैं। तो जब हम यूज कर रहे हैं तो अभी आप देखिएगा कि टेलीकॉम कम्युनिकेशन के लिए एक वायर काफी होता है, क्यों, उस वायर में बंडल ऑफ फाइबर ऑप्टिक्स होते हैं। और दूसरा है कि इंफॉर्मेशन का विड्थ इतना ज्यादा है कि ये सारा का सारा इंफॉर्मेशन सिंगल फाइबर ऑप्टिक्स के थ्रू ले जा सकता है। इट कैरी इंफॉर्मेशन थ्रू a single optical fiber। ओके, क्यों, क्योंकि इसके पास जो ये बताएंगे क्यों इसका बैंडविड्थ इतना ज्यादा है, क्योंकि किसी तरह का जैसे भी हम ट्रांसमिशन करते हैं, किसी चीज को भी ट्रांसमिट कर रहे हैं तो वहाँ लॉस के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। मीन्स इंफॉर्मेशन आप जितना पहुंचा रहे हैं उसमें कुछ लॉस हो जाता है। मीन्स अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो 100% इफिशियंसी नहीं मिलता। ये एग्जांपल हम बहुत बार दिए हैं कि अगर आप 100% इनपुट दे रहे हैं तो आउटपुट 100% नहीं मिलेगा, कुछ कम मिलेगा, क्योंकि वो लॉस होता है। जब ट्रांसमिशन होगा दैट इज अलॉन्ग द डिस्टेंस, वो लॉस होता है, इंफॉर्मेशन का एनर्जीज का लॉस होता है। पर यहाँ भी एक केस है कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि लॉस बहुत कम हो रहा है। लॉस होने के लिए पीछे कुछ, अगर हम प्रॉपर तरीके से ट्रांसमिशन नहीं कर रहे तभी लॉस होगा, वरना ऐसे में लॉस एटेन्यूएशन मीन्स लॉस ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं होता है, लॉस ऑफ एनर्जी इसमें ऑप्टिकल फाइबर्स के थ्रू नहीं होता है, इसलिए हम उसको मैक्सिमम यूज करते हैं।
इट इज यूज फॉर वॉइस मैसेज ट्रांसमिशन, टेलीविजन और डिजिटल डाटा सिग्नल्स। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम कि यहाँ पे जो हम है सिंगल वायर को भी यूज कर रहे हैं, ठीक है। ठीक है, सिंगल वायर, इसी को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं मेनी इंटू वन, मेनी इंटू वन। इस चीज को क्या बोल रहे हैं, मेनी इंटू वन, मीन्स बहुत सारा वायर्स की जगह यूज कर रहे हैं एक वायर, सिंगल ऑप्टिकल फाइबर। और इस सिग्नल्स को क्या कर रहे हैं हम, बाय लाइट वेव्स, इट इज ट्रेवल बाय द लाइट वेव्स, ट्रेवल्स बाय the light waves of flexible hair thin threads of glasses और प्लास्टिक, ठीक है, जिससे फाइबर ऑप्टिक्स बनता है। ठीक है, तो ये हो गया इसका इंट्रोडक्शन पार्ट, क्या हम कर रहे हैं, क्यों और क्यों इसका यूज कर रहे हैं। ठीक है, कैसे यूज करेंगे, वर्किंग प्रिंसिपल क्या है वो नेक्स्ट में पढ़ेंगे। तो अभी क्या है, ऑप्टिकल फाइबर में, फाइबर इसके लिए हेयर लाइक थिन स्ट्रक्चर, पाइप्स के लिए, ऑप्टिक्स मीन जहाँ पे हम लाइट को यूज करते हैं, ऑप्टिक्स आप पढ़े होंगे 10th में टॉपिक था, उसमें क्या है, ग्लासेस के ऊपर हम लाइट्स की प्रॉपर्टीज को पढ़ते हैं। तो इसमें हम लाइट को क्यों यूज कर रहे हैं कम्युनिकेशन के लिए, क्योंकि लाइट को यूज करने से इसकी जो स्पीड है, स्पीड ऑफ लाइट अगर ज्यादा है तो हमारा जो इंफॉर्मेशन है वो भी कंपेरेबल ज्यादा हो जाता है अदर इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के कंपेयर में, इसलिए फास्टर इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन होता है, सिग्नल ट्रांसमिशन फास्टर रेट पे होता है, तो इसलिए हम इसको यूज करते हैं। दूसरा है क्या, लाइट हैज अ बैंडविड्थ ऑफ 10 गीगाहर्ट्ज, मींस की जो हमारा जो कैपेसिटी है वो बहुत 100 टाइम्स इंक्रीज कर जाता है, ठीक है, कैरी करने के लिए मैसेज और सिग्नल्स अदर इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स के कंपेयर में। इट इज ऑल्सो यूज फॉर वॉइस मैसेज ट्रांसमिशन, टेलीविजन, डिजिटल डाटा सिग्नल्स ट्रेवल बाय द लाइट वेव्स ऑफ फ्लेक्सिबल, किससे ट्रेवल कर रहा है, फ्लेक्सिबल जो हम हेयर लाइक स्ट्रक्चर पढ़ाएंगे, फ्लेक्सिबल हेयर लाइक थिन स्ट्रक्चर थ्रेड्स ऑफ ग्लास और प्लास्टिक। और अगर ये बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो बहुत सारे वायर्स यूज करते हैं, दूसरे का हम सिंगल वायर का यूज कर रहे हैं इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट करने के लिए, उसको बोलते हैं मेनी इंटू वन। जिस इसमें टेलीफोनिक वायर्स में, टेलीविजन वायर्स में क्या कर रहे हैं कि हम बहुत सारे वायर्स ना यूज करके एक सिंगल ऑप्टिकल फाइबर यूज करते हैं, सिंगल ऑप्टिकल फाइबर यूज करते हैं, ये कैपेबल होता है इंफॉर्मेशन ट्रांसमिशन में, क्योंकि इसका बैंडविड्थ बहुत ज्यादा है, 10 गीगाहर्ट्ज, जितना एनर्जी ये स्टोर कर सकता है। ठीक है, तो कुछ कंडीशंस है, ठीक है, इसके कुछ कंडीशंस है जिसमें हम इसको यूज करते हैं, कुछ कंडीशंस है जिसमें हम फाइबर ऑप्टिक्स को यूज करते हैं। फाइबर ऑप्टिक्स बनाने के लिए कुछ कंडीशन है जिसको फुलफिल करने के बाद लाइट क्या होता है, फाइबर ऑप्टिक्स कहला सकता है, या फिर उस तरीके से इंफॉर्मेशन मैसेज को ट्रांसमिट किया जा सकता है। तो फाइबर ऑप्टिक्स क्या है, मेनली एक पाइप है, ठीक है, थिन पाइप है जिसके थ्रू इंफॉर्मेशन पास हो रहा है इन द सेंस ऑफ और इन द फॉर्म ऑफ लाइट waves which travels with a speed or highest speed, ठीक है। अब क्या है कि जब हेयर लाइक थिन स्ट्रक्चर है तो उसमें हम क्या करते हैं, फाइबर ऑप्टिक्स में बंडल ऑफ फाइबर्स रखते हैं, एक फाइबर नहीं रखते, बंडल्स ऑफ फाइबर्स रखते हैं। उस पाइप में सिलिंड्रिकल पाइप होता है, ये आप देखे होंगे बहुत बड़ा, जो अभी डिगिंग चल रहा है रोड्स के साइड में, तो कलर पाइप आप देखे होंगे, येलो, ब्लू, रेड, ग्रीन, वो सब क्या है, फाइबर ऑप्टिकल पाइप्स बिछ रहे हैं, ठीक है, इंफॉर्मेशन कैरी करने के लिए। तो वो हम क्या कर रहे हैं कि फाइबर ऑप्टिक्स का कम्युनिकेशन सिस्टम जब हम तैयार कर रहे हैं, सेटअप कर रहे हैं, तो उस फाइबर ऑप्टिक्स से बना हुआ है ग्लासेस या फिर प्लास्टिक या फिर दोनों का कॉम्बिनेशन से। तो जब हम स्ट्रक्चर पढ़ाएंगे तब पढ़ाएंगे कि उसमें कितने तरह के लेयर्स हैं, फाइबर लाइक स्ट्रक्चर क्यों बोल रहे हैं हम उसको, या फिर थिन स्ट्रक्चर क्यों, हेयर लाइक स्ट्रक्चर क्यों बोल रहे हैं, और बंडल ऑफ फाइबर्स होता है उसके अंदर, और वो इंफॉर्मेशन कैरी करता है, उसको हम
जो बाहर का वर्ल्ड है उससे कैसे प्रोटेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि फाइबर ऑप्टिक्स ग्लास और प्लास्टिक्स का बना है, तो क्या होगा कि अगर आप बाहर का वेदर कंडीशन या फिर मैकेनिकल स्ट्रेस लगने से ये टूट सकता है, तो इसको इस तरीके से तैयार किया जाता है लैंड के नीचे बिछा के, या फिर इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर तैयार करते हैं कि बाहर का कंडीशन या स्ट्रेस को ये टॉलरेट कर सके। ठीक है, तो ये हो गया कि पूरा का पूरा फाइबर ऑप्टिक्स का इंट्रोडक्शन। दूसरा है कि किस प्रिंसिपल पे काम कर रहा है। ठीक है, फाइबर ऑप्टिक्स किस प्रिंसिपल पे काम करता है, तो फाइबर ऑप्टिक्स सिंपली जो ऑप्टिक्स में पढ़े होंगे आप, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, उसकी वजह से काम करता है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन वो हम अभी पढ़ाएंगे आपको। ठीक है, तो ये हो गया इंट्रोडक्शन, किस तरीके से और क्यों और क्या है फाइबर ऑप्टिक्स, क्यों यूज कर रहे हैं हम उसको और कैसे यूज कर रहे हैं, वो अब हम पढ़ेंगे कि किस अंडर सर्टेन कंडीशन द फाइबर ऑप्टिक्स वर्किंग प्रिंसिपल देखेंगे लाइट के लिए हम। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिकल फाइबर, और इसी को बोलते हैं, इस प्रिंसिपल को क्या बोलते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, दैट इज TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन या TIR या प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिकल फाइबर स्टार्ट करने से पहले दो तीन चीज क्लियर होना चाहिए। पहला चीज की रिफ्लेक्शन क्या था, रिफ्रैक्शन क्या था, क्योंकि हम लाइट के चैप्टर में आपको पढ़ाए थे स्नेल्स लॉ क्या था। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन क्या था, थोड़ा सा हम रिवाइज करवा देते हैं। तो रिफ्लेक्शन क्या था, रिफ्लेक्शन में क्या होता था कि सेम मीडियम में, होमोजेनियस मीडियम में लाइट आया और ट्रेवल करके चला गया। लाइट आया लाइट आया और ये ट्रेवल करके चला गया, दैट इज कॉल्ड इंसिडेंट रिफ्लेक्टेड। लेकिन ये भी नाम, ठीक है, लेकिन क्या होता है कि अगर हम यहाँ एयर रख रहे हैं और यहाँ वाटर रख रहे हैं मीडियम में, तो जो पूरा लाइट है, जो लाइट है मतलब कुछ पार्ट रिफ्लेक्शन हुआ, कुछ पार्ट क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा। ठीक है, तो जब हम एयर टू, दो केस था ना उसमें, दो केस था, दैट इज मीडियम चेंज करने पे एयर टू वाटर होगा या एयर टू डेंसर होगा तो क्या होगा, डेंसर टू रेयरर होगा तो क्या होगा। अब हम क्या जा रहे हैं कि रेयरर टू डेंसर जा रहे हैं। एयर इज अ रेयर मीडियम और दिस इज अ डेंसर मीडियम। ठीक है, एयर इज अ रेयर मीडियम एंड दिस इज द डेंसर मीडियम। ठीक है ना, अब एयर टू वाटर जा रहा है, दैट इज रेयर टू डेंसर जा रहा है, तो किधर लाइट बेंड करेगा, एयर टू वाटर जा रहा है, दैट इज डेंसर मीडियम की तरफ, तो लाइट क्या होगा, टुवर्ड्स
नॉर्मल बेंड करेगा। जाना ये चाहिए तो पाथ था लाइट में, पाथ ये हो, दिस इज रिफ्रैक्टेड क्या हो गया, दिस इज रिफ्रैक्टेड रे। और ये क्या था, ये होना चाहिए, ठीक है, इमर्जेंट रे, सॉरी इमर्जेंट रे, ये पाथ होना चाहिए था ओरिजिनल पाथ, तो ये हो गया। अब ये इसी प्रिंसिपल पे बेस्ट है टी आई आर, ठीक है, इसी प्रिंसिपल पे बेस्ट है टी आई आर। आप देखिए कि अगर हम इस एंगल को इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है, इसी केस में देख लेते थोड़ा सा, ये इजी लगेगा। ठीक है, तो इसमें क्या है कि ये एंगल आई और ये एंगल आर और ये भी एंगल आर, ये रिफ्लेक्टेड एंगल है, तो आर ई और इसको सिर्फ आर ए रिफ्लेक्टेड आर ए। अब एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर ई, तो ये दोनों बराबर रहता है, आपस पढ़े हम लोग, दैट आर द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। बट आई और ये एंगल आर ये बराबर नहीं रहते, किसी केस में यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ एंगल आई इज ग्रेटर देन एंगल आर ई, ठीक है, ये एंगल का साइन है, ठीक है, क्यों, क्योंकि हमारा एयर टू डेंसर जा रहा है, तो ये एंगल घट गया, टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड के, तो ये एंगल घट गया, ये एंगल ज्यादा है। लेकिन एक चीज कॉमन इसमें है, अगर अपोजिट लेंगे तो फिर क्या होगा, ये अपोजिट साइन हो जाएगा, वाटर ऊपर हो और एयर नीचे हो, या फिर डेंसर मीडियम ऊपर हो, नीचे रेयर मीडियम हो, जो कि चैप्टर 1 में आपको हम ऑलरेडी वीडियो लेक्चर में पढ़ा चुके हैं, ठीक है। तो इसमें क्या करना है कि इसमें हम कर रहे हैं कि जो एंगल आई है, इसका एक फैक्ट है कि इफ एंगल ऑफ इंसिडेंस is increases, then angle of refraction and also reflection is increases, ठीक है, मतलब कि एंगल ऑफ इंसिडेंट अगर हम इंक्रीज करेंगे तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन सब इंक्रीज करेगा, ठीक है। तो इसी प्रिंसिपल को यूज करके हम टी आई आर समझेंगे। दो लाइन समझना है आपको, दो क्या समझना है कि एक तो पहला ये कि यहाँ क्या हो रहा है, एक कंडीशन रिफ्रैक्शन कंडीशन, दूसरा कंडीशन है कि हम समझना चाह रहे हैं कि इंसिडेंट को जैसे जैसे हम बढ़ा रहे हैं रिफ्रैक्शन का एंगल बढ़ रहा है, ठीक है, इंसिडेंट को जैसे जैसे हम इधर बढ़ाएंगे तो ये क्या होगा, थोड़ा इधर जाएगा, कंपेरेबल कम रहेगा, कंपैरेटिवली कम रहेगा, लेकिन अगर इसको बढ़ा रहे तो ये भी उतने ही रेट से बढ़ेगा, ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, ठीक है। तो यही थ्योरी को लगा करके हम क्या करते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को पढ़ते हैं, जिस पे फाइबर ऑप्टिक्स बेस्ड है, जिस प्रिंसिपल पे फाइबर ऑप्टिक्स काम कर रहा है और इतना सारा इसके बेनिफिट्स मिल रहे हैं, ठीक है, वर्ल्ड को। तो इसको हम बताते हैं एक रे डायग्राम से, वो डायग्राम भी रखेंगे ताकि आपको कंपेयर करके बताया जा सके। एयर इज रेयर मीडियम एंड ग्लास इज डेंसर। अब एक लाइट सोर्स हम ले रहे हैं कहाँ पे, लाइट सोर्स जिसमें इंफॉर्मेशन है, ठीक है, सोर्स को भी देखिए, तो इंफॉर्मेशन के लिए एनर्जी होना चाहिए, एनर्जी के फॉर्म में इलेक्ट्रॉनिक्स एनर्जी के इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, लाइट सोर्स, साउंड सोर्स की तरह आप इंफॉर्मेशन ट्रैवल करवा सकते हैं। लाइट इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो हम सोर्स ले रहे हैं जिसमें इंफॉर्मेशन है, दैट इज, और उसको फिर हम क्या कर रहे हैं, इस सोर्स के लाइट को सोर्स के को हम रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के टर्म में
याद रखना है कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए डेंसर से रेयरर में आना चाहिए, डेंसर से रेयरर में आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कम हो रहा है, हमको एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ज्यादा करना है, ठीक है। यहाँ क्या हो रहा है, कम हो रहा है, क्योंकि हम एयर टू वाटर जा रहे हैं, लेकिन अगर हम वाटर टू एयर जाएंगे, डेंसर टू रेयरर जाएंगे, तो क्या होगा कि जो ये है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल मूव करेगा, ठीक है। सेकंड वाला केस जो क्वालिटी है, अब आप देख रहे हैं कि हर लाइट का हर वेव के लिए हम क्या बनाएंगे, यहाँ पे इंसिडेंट, रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड रे बना रहे हैं, और हम लाइट सोर्स कहाँ से लिए हैं, ऑलवेज रिमेंबर कि TIR होने के लिए, दैट इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होने के लिए लाइट सोर्स जो है वो हमारा डेंसर टू रेयरर मीडियम ट्रेवल करेगा, ठीक है। ठीक है, तो अब पहला जो लाइट है वो इंसिडेंट हुआ है। अब एंगल विद द नॉर्मल क्या है, 0। पाथ ऑफ रिवर्सिबिलिटी पढ़ाए थे आपको, यहाँ पे आया और इसी पाथ पे ये रिफ्लेक्ट किया और यहाँ रिफ्रैक्ट किया, दूसरे मीडियम में आया तो रिफ्रैक्ट हुआ, दिस इज कॉल्ड रिफ्रैक्टेड रे, दिस इज कॉल्ड reflected ray and this is incident ray. This is refracted ray, this is incident ray और this is reflected ray। फिर से नॉर्मल ले लिया सब जगह पे। अब क्या कर रहे हैं, कितने के इंसिडेंट होगा, ये नीचे आ रहा है इंसिडेंट, ये सारा इंसिडेंट है। अब फर्स्ट केस में देखो, सेकंड केस में कि हमारा रिफ्लेक्टेड किधर हो रहा है, इधर होगा रिफ्रैक्टेड, ठीक है। और रिफ्रैक्टेड क्या हो रहा है, देखिए डेंसर टू रेयरर जाएगा ना, तो ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल बढ़ेगा, मींस एंगल I से एंगल R बड़ा होना चाहिए, हो गया, ठीक है। अब 1 2 3 करके आपको डिनोट कर देते हैं, वैसे ही पता चल जाएगा। 1 हो गया इंसिडेंट, 2 हो गया रिफ्लेक्टेड, 3 हो गया रिफ्रैक्टेड, तो 1 हो गया ये, 2 हो गया ये, हो गए, ठीक है। सेम केस में वैसे ही होगा। अब फिर से इंसिडेंट का, आप इंसिडेंट का एंगल देख रहे हैं, इंसिडेंट का एंगल आप देखिए कि इंसिडेंट लाइट जो है, जो लाइट सोर्स से आ रहा ट्रेवल कर रहा है, वो एंगल इंक्रीज कर रहा है ना, इंक्रीज किया और ज्यादा किया और ज्यादा किया, तो ये एंगल हम इंक्रीज कर रहे हैं। जो पॉइंट यहाँ लिखे तो देखिए, द एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इंक्रीजेस देन द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आल्सो इंक्रीजेस, और इंक्रीज करेगा, क्योंकि हम क्या करेंगे कि रेयरर टू डेंसर जाने के लिए टुवर्ड्स बेंड हो रहा है, तो डेंसर टू रेयरर आने में क्या होगा, बेंड्स टुवर्ड्स, सॉरी बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल। ये याद रहेगा, तभी आपको TIR समझ में आएगा, वही कॉन्सेप्ट ही करना है। पहला है एंगल को इंक्रीज करना है, दूसरा कि डेंसर टू रेयरर जाएंगे तो एंगल जो है वो अवे फ्रॉम द रिफ्रैक्टेड रे जो वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल मूव करेगा, तो जब अवे करेगा तो दुगनी नहीं बोल सकते, लेकिन कुछ रेट से आपका इंक्रीज ज्यादा करेगा। यहाँ एंगल ऑफ आई फिर से बढ़ गया, ये एंगल हो गया रिफ्रैक्टेड और ये हो गया रिफ्रैक्टेड।
ठीक है। फिर एंगल ये, अब हम एक एंगल डिसाइड कर रहे हैं जिस एंगल पे ये एंगल लिए हम, अब इस पे हमारा ये इधर बढ़ा और ये क्या हो रहा है, ये रिफ्रैक्टेड बढ़ते बढ़ते क्या हो रहा है, इस साइड में चला गया। ऐसे ठीक है, ये एक आ गया, ये एक आया और एक ये आया और एक ये आया। ठीक है, अब हम क्या बताना चाह रहे हैं ना कि ये आप देखिए कि एंगल ऑफ इंसिडेंट नीचे आया, इसी पाथ पे ये रिफ्लेक्ट करके और यहीं से ये रिफ्रैक्ट करके। दूसरे केस में क्या हो रहा है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट आया, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर लिया गया, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर रहेगा, ये एंगल क्या हो रहा है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल जा रहा है, तो इसके दुगने रेट से ये बढ़ गया। फिर जैसे एंगल आई बढ़ा तो यहाँ पे देखिए अब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बढ़ेगा, फिर बढ़ा, फिर एंगल आई बढ़ गया, यहाँ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहाँ चला गया, इस पाथ पे चल गया। तो इस एंगल को, जिस इंसिडेंट एंगल के लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, 90 है ना, उसको हम दे देते हैं थीटा 1, थीटा अलग अलग हो सकता है, ये दे दिए थीटा 2, ठीक है, ये दे दिए हम थीटा 3 और ये दे दिए हम थीटा 4, ठीक है। एंगल आई थीटा 1 था तो हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना था, एंगल 2, तो कुछ ये भी बढ़ा एंगल आ, लेकिन अगर एंगल 3 में हम देख रहे हैं कि ये एंगल वो एंगल है जिस एंगल पे जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो 90 डिग्री हो गया। ठीक है, तो इस एंगल और उसके बाद हम क्या देख रहे हैं, इसको बताएंगे। उसके बाद हम जब और एंगल इंक्रीज किए तो ये देख रहे हैं कि यहाँ पे इंक्रीज करते करते ये क्या हुआ, सेम मीडियम में चला गया, दैट इज अंदर ही चला गया। रिफ्रैक्टेड रे कहाँ, नहीं, जब सेम मीडियम में रिफ्लेक्शन पढ़ाते समय बोले थे कि जब सेम मीडियम में अगर लाइट बेंड करे दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन, अदर मीडियम में करे, दो मीडियम में अदर मीडियम में करे दैट इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। तो होमोजेनियस मीडियम में कर गया ना, यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ से आया इधर ही चला गया, इतना एंगल बढ़ गया। तो इस एंगल थीटा को क्या लिखते हैं हम, इस एंगल थीटा को हम लिखते हैं दिस इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल, क्रिटिकल एंगल of incident ray of light, ठीक है, with नॉर्मल। समझ में आया? नॉर्मल के साथ जो थीटा 3 है वो उतना एंगल है जिसके लिए रिफ्रैक्टेड क्या हो गया, 90 डिग्री हो गया। तो एंगल इसको बोल रहे हैं क्या, क्रिटिकल एंगल बोलते हैं। क्रिटिकल एंगल का मतलब, क्रिटिकल का मतलब है कि जहाँ पे चेंजेस शुरू हो जाए, उस पोजीशन पे चेंज शुरू हो जाए। मींस पूरा का पूरा जो थ्योरी था क्रिटिकल एंगल के पहले वो अलग था, देख रहे हैं आप, और थ्योरी क्रिटिकल एंगल के बाद एकदम अलग हो गया। तो क्रिटिकल एंगल से जब भी हम इंसिडेंट का एंगल थोड़ा सा बढ़ाएंगे तो जो रिफ्रैक्टेड रे था वो नहीं बचा, अब सिर्फ और सिर्फ क्या है, रिफ्लेक्टेड रे है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। आया और अंदर ही डाइवर्ट कर दिया, बाहर आया ही नहीं रे, आया और अंदर ही डाइवर्ट कर गया, बाउंस कर गया, बैक चला गया, दिस इज कॉल्ड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। किसके लिए पॉसिबल है, जब एंगल थीटा 4 इज ग्रेटर देन एंगल Q3 और इसी को बोल रहे हैं हम QC। क्रिटिकल एंगल से जहां इंसिडेंट का वैल्यू हम ज्यादा करते हैं, क्रिटिकल एंगल से, क्रिटिकल एंगल ऑफ इंसिडेंट रे ऑफ लाइट से हम वैल्यू अगर थीटा का थोड़ा भी ज्यादा करेंगे तो क्या हो रहा है कि जो लाइट, रिफ्रैक्टेड लाइट जो जाना चाहिए वो यहाँ पे एक क्रिटिकल एंगल में तो पैरेलल हो गया इसी पे, ठीक है, इस पे जो लाइन था, ये जो बाउंड्री था किसका, ग्लास और एयर को जो अलग अलग कर रहा था तो ग्लास की बाउंड्री पे चला गया। लेकिन अगर उससे ऊपर कर दिए हम तो ये लाइट क्या कर गया, अंदर ही बेंड कर गया, दैट इज कॉल्ड टोटल, बाहर कुछ रेज नहीं है आपका, दैट इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, दिस इज कॉल्ड TIR। और इसी प्रिंसिपल पे काम करता है हमारा ऑप्टिकल फाइबर ऑप्टिक्स, ठीक है, फाइबर ऑप्टिक्स। क्यों इस प्रिंसिपल पे काम कर रहा है, या फिर क्या फीचर्स है, या क्यों इंपॉर्टेंट है ये, और ऐसा क्या प्रोवाइड कर
रहा है जिससे हम इसको इतना ज्यादा यूज करते हैं या फिर पावर को लॉस नहीं हो रहा है। आप देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि किसी तरह के अगर हम ये ग्लास फाइबर यूज कर रहे हैं, एयर मीडियम बाहर है लेकिन अगर ये ग्लास फाइबर यूज कर रहे हैं तो अगर ये लाइट वेव आया इंफॉर्मेशन लेकर के तो यहाँ कुछ इंफॉर्मेशन रिफ्लेक्ट किया और कुछ बाहर की तरफ खराब हो गया, एयर में आकर के एटेन्यूएशन हो गया, मीन्स डैम्पिंग पढ़ाए थे आपको जहाँ पे एम्पलीट्यूड घट जाता है। ये कुछ क्या हो रहा है, कुछ खराब हो रहा है, कुछ लीकेज हो रहा है इंफॉर्मेशन का, या कुछ इंफॉर्मेशन क्या हो रहा है हमारा लॉस हो रहा है, एनर्जी लॉस हो रहा है। लेकिन यहाँ पे ना क्रिटिकल एंगल पे ही तो इसके पास पे ही है, लेकिन क्रिटिकल एंगल से जस्ट ऊपर में क्या हो रहा है, किसी तरह का लॉस बाहर के मीडियम में नहीं हो रहा है। कुछ रे दिख रहा है तो यहाँ पे एक भी रे नहीं है तो कोई लॉस नहीं हो रहा है। तो हम इंसिडेंट के लिए बोल सकते हैं कि इंसिडेंट लाइट के लिए जब एंगल का इंसिडेंट लाइट क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो तो रिफ्लेक्टेड रे हमारा रिफ्लेक्टेड रे रहता ही नहीं है और टोटल का टोटल रेज क्या हो जाता है, रिफ्लेक्टेड हो जाता है और अंदर मीडियम में ही रिफ्लेक्ट करता है, इसी मीडियम में रहेगा, दूसरे मीडियम में लीक नहीं करता है। तो इसको हम बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और इसी वजह से फाइबर ऑप्टिक्स में किसी तरह का एनर्जी का लॉस नहीं होता। लेकिन आपको ध्यान क्या रखना है, ध्यान रखना है कि जो क्रिटिकल एंगल है इससे थोड़ा सा एंगल ज्यादा हो, लाइट का जो हम सोर्स दे रहे हैं, इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, जो सिग्नल भेज रहे हैं वो क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो, ठीक है। लेकिन अगर क्रिटिकल एंगल से कम होगा तो लॉसेस होने के चांसेस हैं और होते भी हैं। तो इट फुल्ली डिपेंड्स अपॉन दैट हाउ वी आर प्रोवाइडिंग द इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स टू बी ट्रांसमिटेड इन और इनसाइड द फाइबर ऑप्टिक्स। एकदम आप अगर इसमें प्रॉपर केयर के साथ सिग्नल ट्रांसमिट नहीं करेंगे तो ये लॉस होना है, ये सब क्या है, लॉस है। और यहाँ पे लॉस क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, क्योंकि मीडियम से एक ही मीडियम में इंफॉर्मेशन ट्रेवल कर रहा है। अब इसी मीडियम में कैसे ट्रेवल करेगा ये नेक्स्ट केस में बताएंगे हम कि इस मीडियम में ही कैसे ट्रेवल कर रहा है। यहाँ पे इस मीडियम में देख रहे हैं कि कोई भी किसी भी तरह का लॉस नहीं दिख रहा है हमको अदर मीडियम में। एक ही मीडियम में रिफ्लेक्शन भी हो गया और इंसिडेंट भी है, रिफ्रैक्टेड रे 0 हो गया। तो यहाँ लिख सकते हैं देयर इज नो रिफ्रैक्टेड रे, ओके, देयर इज नो रिफ्रैक्टेड रे। तो ये पूरा का पूरा प्रिंसिपल था। इस प्रिंसिपल को टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बोल रहे हैं और इस प्रिंसिपल को पढ़ने के लिए आपको दो चीज का नॉलेज होना चाहिए। पहला कि एंगल ऑफ इंसिडेंट इंक्रीज करेगा तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इंक्रीज करेगा। दूसरा कि रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन लाइट क्या है, स्नेल्स लॉ का आगे जरूरत पड़ेगा आपको कि रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन कैसे काम कर रहा है। तीसरा है कि आपका जो एंगल ऑफ इंसिडेंस या रिफ्रैक्टेड रे कैसे डिपेंड कर रहा है कि जब हम डेंसर मीडियम टू रेयरर ट्रेवल कर रहे हैं या रेयरर टू डेंसर कर रहे हैं, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द प्रिंसिपल ऑफ फाइबर ऑप्टिक्स, जिस पे ये वर्क करता है TIR, जो बहुत ही यूज होता है, बहुत ज्यादा, क्योंकि इसमें लॉस नहीं होता है, इंफॉर्मेशन का लॉस बिल्कुल भी नहीं होता है। ये आपको दिख गया, ठीक है, इंफॉर्मेशन का लॉस नहीं हो रहा है। तो जो बैंडविड्थ 10 गीगाहर्ट्ज का था अवेलेबल हमारे पास, उस बैंडविड्थ को हम पूरा यूज कर सकते हैं, स्पीड लाइट का अप्रोच कर लिए, लॉस भी नहीं हो रहा है। तो 3 तो इसके एडवांटेज दिख गए हमको, ठीक है, यहाँ पे। ओके, ये समझ में आ गया आपको? क्रिटिकल एंगल क्या है? क्रिटिकल एंगल को फिर से हम थोड़ा और डिटेल्स में आने वाले क्लासेस में बताएंगे। अभी इतना जानते हैं कि क्रिटिकल एंगल वो एंगल है इंसिडेंट का जिसपे रिफ्लेक्टेड रे जो मीडियम है उसके बाउंड्री पे ट्रेवल करता है और उससे एंगल ज्यादा करने से वो टोटल इंटरनली रिफ्लेक्शन हो जाता है और देयर इज नो रिफ्रैक्टेड रे। ठीक है, तो स्नेल्स लॉ से हम क्या जानते हैं? So according to Snell's law
law of refraction, sin I by sin R is equal to mu2 by mu1, that is where mu1 is the refractive index, of first medium, mu2 is the refractive index of second medium. तो एंगल R के लिए हम 90 डिग्री रिफ्रैक्टेड एंगल, तो एंगल I कितना हो जाएगा, क्रिटिकल एंगल. दिस इंप्लाइज दैट साइन दिस बाय साइन 90 इज इक्वल टू mu2 by mu1. इतना अच्छा कॉन्सेप्ट आएगा इससे, आप देखें स्नेल्स लॉ जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके थे. ठीक है, ध्यान में क्या रखना है कि क्रिटिकल एंगल से थोड़ा ज्यादा एंगल होगा तब रिफ्रैक्शन है. क्रिटिकल एंगल पे रिफ्रैक्शन रुक नहीं रहा है, हो रहा है पर बाउंड्रीज पे हो रहा है. ठीक है, तो क्रिटिकल एंगल से थोड़ा ज्यादा होना चाहिए. तो क्रिटिकल एंगल पता चल गया, उस एंगल से थोड़ा ज्यादा रखना है. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ क्रिटिकल एंगल, ये निकालना है. ये फॉर्मूला हो गया आपका, ये sin I by sin R equals to mu2 by mu1 refractive index of first medium by refractive index of second medium. तो refractive index of first medium with respect second medium with respect to first medium ये पढ़े थे चैप्टर 1 में. ठीक है, तो किसी केस के लिए निकालना है. फॉर केस एक लेते हैं जिसमें हम क्या करते हैं, ग्लास और एयर ले रहे हैं. फॉर एग्जांपल ग्लास एंड एयर, ये दो मीडियम लिए. ठीक है, फॉर एग्जांपल ग्लास और एयर. ठीक है, अब हम पढ़े थे कि ग्लास के लिए, एयर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम इज इक्वल टू 1 और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम इज इक्वल टू 1.5. ये ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाले हैं हम किस केस में, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाले हैं, एंगल आई एंगल आर निकाले हैं. ये हम न्यूमेरिकल में किए हैं. ठीक है, साइन 90 कितना होता है, यहाँ पर सिंस साइन 90 इज इक्वल टू 1, सबको पता है इसके आगे. तो दिस इज द फॉर्मूला, यहाँ से यूज करना है. साइन QC बाय थीटा, क्रिटिकल एंगल, साइन 91 इक्वल्स टू mu2 दैट इज 1 बाय mu1 1.5. तो साइन this implies sin QC is equals to 1 by 1.5. This is equals to 0.667. तो QC कितना रहेगा, क्रिटिकल एंगल कितना रहेगा, साइन इनवर्स 0.667 which is equals to 4.41.8. ठीक है, QC that is critical angle for glass and air medium. अब अगर हम ग्लास और एयर मीडियम यूज कर रहे हैं, ग्लास और एयर मीडियम अगर हम यूज कर रहे हैं तो उस केस में क्या करना है, उस केस में जो क्रिटिकल एंगल दैट इज 41.8 डिग्री से हमको ज्यादा लेना है. लाइट को हमको क्या करना है, 48.8 से मीन्स 42 रखिए. तो रिफ्लेक्शन मतलब बाउंड्रीज पे जाकर भी थोड़ा अंदर जाएगा. अगर 43 रख रहे हैं तो भी अंदर की तरफ रिफ्लेक्शन होगा. मतलब 41.8 से ज्यादा होना चाहिए. 42 रखिए, 43 रखिए, 43.2 रखिए, जो भी रखना है, लेकिन इस लेवल से ज्यादा रखना है. किसके लिए, और TIR टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए. इतने एंगल से हमारा जो क्रिटिकल एंगल है उससे हमारा इंसिडेंट एंगल ज्यादा रहना चाहिए, तब ये हमारा ऑप्टिकल फाइबर की तरह काम करेगा. लाइट सिग्नल ऑप्टिकल फाइबर का प्रिंसिपल को
फॉलो करेगा, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट द प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिकल फाइबर। तो ऑप्टिकल फाइबर में आज हम क्या क्या पढ़ लिए, इसके इंट्रोडक्शन, क्यों यूज कर रहे हैं, स्पीड की वजह से, बैंडविड्थ की वजह से, किसी तरह का लॉस नहीं था उसकी वजह से, कहाँ कहाँ यूज कर रहे हैं, टेलीफोन सिग्नल्स, डिजिटल सिग्नल्स, फिर टेलीविजन, वॉइस मैसेजेस, सब में जितने कम्युनिकेशन सिस्टम्स है उसमें। तो आप देख रहे हैं कि अभी तो जो वीडियो क्वालिटीज है, ऑडियो क्वालिटीज पहले के जो टाइम है उसके कंपेयर में क्या होता है, क्लियरिटी बढ़ी है, क्योंकि लॉस नहीं होता इन्फॉर्मेशन का, सिग्नल का लॉस नहीं होता है, सिग्नल वीक नहीं होता, स्ट्रॉन्ग होता है। वीक होने का मतलब क्या है कि कुछ उसका एनर्जी लॉस हो गया तो लॉस नहीं होता। तो इस तरीके से हम ऑप्टिकल फाइबर को हर जगह यूज करते हैं। और ऑप्टिकल फाइबर क्या हो रहा है हमारा कि मेनली ये प्रिंसिपल ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे बेस्ड है, ठीक है, जिसमें आपको रिफ्रैक्शन और एंगल ऑफ इंसिडेंस ये सबको पता करना है कि किधर जाने पे, मीन्स अगर हम रेयर टू डेंसर जा रहे हैं और डेंसर टू रेयर आ रहे हैं तो जो रेज ऑफ रिफ्रैक्टेड रे है वो किधर बेंड होना चाहिए, किधर नहीं होना चाहिए, ठीक है, मतलब कि टूवर्ड्स जा रहा है कि अवे जा रहा है। तो हम क्या कर रहे हैं, अवे वाला यूज कर रहे हैं, मीन्स डेंसर टू रेयर आ रहे हैं तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल को कॉन्सेप्ट यूज करके हम क्या देखेंगे कि क्रिटिकल एंगल एक ऐसा एंगल है इंसिडेंट का जिसपे रिफ्रैक्टेड रे बाउंड्री पे ट्रेवल करता है, दैट्स रिफ्रैक्टेड रे गोज थ्रू द बाउंड्रीज ऑफ द ग्लास। और उसके बाद हम क्या कर रहे हैं कि उसके बाद हम उस एंगल से थोड़ा ज्यादा कर रहे हैं इस प्रिंसिपल को यूज करके। तो एक एग्जांपल भी ले लिए कि ग्लास और एयर का अगर केस लेते हैं, जो थीटा का वैल्यू आ रहा है ग्लास और एयर के केस में, जो थीटा का वैल्यू आ रहा है वो कितना आ रहा है हमारा 41.8, इससे ऊपर लेना। और ऑप्टिकल फाइबर क्या है, जो फाइबर लाइक स्ट्रक्चर मीन्स एक पतला सा फाइबर ऑप्टिक्स का, अगर आप एक फाइबर ले रहे हैं, सिर्फ एक और सिंगल ऑप्टिकल फाइबर ले रहे हैं, तो वो भी कैपेबल है बहुत सारी इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करने के लिए, क्योंकि उसका भी 10 गीगाहर्ट्ज का बैंडविड्थ देता है। तो उस केस में क्या कर रहे हैं हम कि वहां पे हम एंगल एक फाइबर के थ्रू क्या कर रहे हैं 41.8 से ज्यादा रखेंगे इन केस ऑफ एयर और ग्लास, ठीक है। अब उस केस में जब हम ज्यादा रख रहे हैं तो वहां सिस्टम को क्या करते हैं, मेनी टू वन करते हैं, बहुत सारे केबल्स को यूज ना करके हम एक केबल से ही काम कर रहे हैं यहाँ, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द फाइबर ऑप्टिकल फाइबर्स या फिर फाइबर ऑप्टिक्स टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए बेस्ट है। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग कल क्या पढ़ेंगे, कल हम पढ़ेंगे कि कैसे प्रोपेगेट कर रहा है, थोड़ा सा बताएंगे कि प्रोपेगेशन कैसे हो रहा है ऑप्टिकल फाइबर्स का। फिर स्ट्रक्चर पढ़ाएंगे, कैसे स्ट्रक्चर अगर आप ग्राउंडिंग के नीचे इसका जो सेटअप तय कर रहे हैं कि बाहर की कंडीशन से कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट करता है, या फिर मैकेनिकल स्ट्रेस स्ट्रेन को कैसे टॉलरेट करता है, उसके लिए किस तरह का स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं, टाइप्स ऑफ फाइबर ऑप्टिक्स, बहुत कुछ और पढ़ना बाकी है, ठीक है। तो आज के टॉपिक में बस इतना ही करेंगे हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप कल करेंगे। ठीक है, थैंक यू।